नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य की बातें में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। हमने देखा था कि हमने पिछली कक्षा में हिंदी भाषा के उद्भव विकास की बात करते हुए हमने प्राचीन आर्य भाषा की बात कर ली थी और मध्यकालीन आर्य भाषा की बात कर ली थी। तो हमने देखा था कि प्राचीन आर्य भाषा का जो समय था वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक हमने देखा था। कुछ विद्वान इसको 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक भी मानते हैं। अलग अलग विद्वानों का इस बारे में अलग अलग मत है। जैसे हम देखते हैं, हरदेव बाहरी ही कहते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। वहीं डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन आर्य भाषा का समय था। उसके बाद हम जिसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आते हैं, जिनके बारे में हमने बात की थी कि वैदिक संस्कृत क्या है और लौकिक संस्कृत क्या है। दूसरा चरण मध्यकालीन आर्य भाषा के रूप में देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आते हैं। तो जिसमें पाली हम देखते हैं कि पहली भाषा जो है, जो प्राकृत जो वैदिक संस्कृत से, हमने कहा कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो प्राचीन आर्य भाषाएं थीं। और जब लौकिक संस्कृत भी साहित्य की भाषा बन गई, उसमें साहित्य, व्याकरण, ग्रंथ, नाटक, काव्य, तमाम तरह का जब साहित्य लिखा जाने लगा, तो वो खुद भी एक साहित्यिक भाषा बन करके रह गई। और बोलचाल की भाषा के रूप में हम देखते हैं कि एक अन्य भाषा का विकास होता है, जिसे कि हम पाली और प्राकृत के रूप में जानते हैं। तो उसका प्रारंभिक चरण हम पाली के रूप में देखते हैं, जिसको के बारे में हमने बात की थी कि वो बुद्ध के वचनों की, बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा रही है। और अगर हम साहित्य की बात करें तो पाली में बौद्ध साहित्य बहुतायत मात्रा में लिखा गया है। तो जिसका समय हम 500 ईसा पूर्व से लेकर के ईस्वी की प्रथम शती तक देखने को मिलता है। और फिर दूसरा चरण हम प्राकृत के रूप में देखते हैं, जो कि 1 ईस्वी से, मतलब प्रथम जो ईस्वी है वहां से लेकर के 500 ईस्वी तक देखने को मिलता है। और तीसरा चरण मध्यकालीन आर्य भाषा का अपभ्रंश के रूप में देखने को मिलता है, जिसका समय 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, और कुछ विद्वान 1100 ईस्वी तक इसका समय मानते हैं। तो ये हमारे मध्यकालीन आर्य भाषा की बात हो गई। तो इसी क्रम में हम बातें करेंगे कि जो हमने जब देखा कि प्राकृत का जो समय है वो है 501 से लेकर के 1 ईस्वी से, मतलब प्रथम शती ईस्वी से लेकर के हम देखते हैं कि 500 ईस्वी तक देखने को मिलता है। तो जब प्राकृत साहित्य के रूप में प्रचलित थी, साहित्य की भाषा के रूप में प्रचलित थी, तो हम देखते हैं कि उसी समय उसके पैरेलल बहुत सारी क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की कुछ लोकल, मतलब कुछ क्षेत्रीय प्राकृत भाषाएं जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो हम उन्हें देखते हैं कि वो क्षेत्रीय बोलियों के रूप में विकसित होती है, क्षेत्रीय प्राकृतों के रूप में जानी जाती हैं। तो जिसमें हम देखते हैं कि 6 प्राकृत के रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें से शौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी, ये 6 रूप, प्राकृत के 6 रूप देखने को मिलते हैं, जो कि क्षेत्रीय स्तर पर विभेद के कारण अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ऐसे ही फिर हमने देखा कि प्राकृत के बाद जो अगली जो साहित्यिक भाषा के रूप में हम देखते हैं, अपभ्रंश को देखते हैं। अगली जो भाषा विकसित हो रही थी वो अपभ्रंश के रूप में देखते हैं। तो अपभ्रंश का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो भाषा के मानक हैं उससे जो च्युत भाषा हो, च्युत मतलब उससे उसके मानक जो है थोड़े गिरे, अपभ्रष्ट हो। अपभ्रंश मतलब थोड़े गिरे हुए, मतलब उन मानकों को पूरा ना करने वाली भाषा के रूप में हम देखते हैं। तो मतलब ऐसी भाषा जो भाषा के निश्चित मानक हैं उनसे कहीं ना कहीं च्युत है, तो ऐसी भाषा को हम अपभ्रंश के रूप में देखते हैं। तो उस समय जो साहित्य की भाषा थी उसके मानकों से हट करके इसके मानक थे, जिसे हम देश भाषा के रूप में, अपभ्रंश मतलब थोड़ी निम्न कोटि की भाषा के रूप में देखते हैं, और इसी रूप में अपभ्रंश को देखा जाता है। लेकिन हर भाषा जब वो साहित्य की भाषा बन जाती है, जब वो साहित्य की भाषा बन जाती है तो वो थोड़ी अभिजात्य हो जाती है, उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है। और अपभ्रंश के साथ भी ऐसे ही हुआ। तो अपभ्रंश का समय हम देखते हैं कि 500
ईस्वी से लेकर के लगभग 1000 ईस्वी तक हम देखने को पाते हैं। तो जब हम इस पे बात करेंगे तो हम देखते हैं कि जो ये प्राकृत, जो क्षेत्रीय विभिन्न प्राकृत थे, जैसे प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ, वैसे ही जो क्षेत्रीय प्राकृत थे, जो क्षेत्रीय प्राकृत भाषाएं थी, उनसे जो है हमारे क्षेत्रीय अपभ्रंशों का भी विकास हुआ। तो ऐसे तो कहा जाता है कि 6 से लेकर 10 संख्या में 6 से 10 अपभ्रंश जो है पूरे उस समय का जो भारतवर्ष था, भारत देश था, जो हिंदुस्तान था, उस समय में हम देखते हैं कि 6 प्राकृत भाषाएं जो है 6 से लेकर 10 तक जो है अपभ्रंश के रूप देखने को मिलते हैं। लेकिन साहित्य में इन सभी का प्रयोग नहीं हुआ, साहित्य में कुछ गिने चुने अपभ्रंशों का प्रयोग हुआ। तो अगर हम प्राकृत के 6 रूपों से बात करें तो प्राकृत के 6 रूपों से ही 6 अपभ्रंशों का विकास हुआ और फिर उन्हीं अपभ्रंशों से ही आधुनिक आर्य भाषा का मार्ग प्रशस्त होता है। तो उन 6 अपभ्रंशों की अगर हम बात करें तो वो प्राकृत से निसृत होते हुए हम कहेंगे कि शौरसेनी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश के रूप में हम देखने को पाते हैं। और इन्हीं अपभ्रंशों से होते हुए हमारे हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, जिन्हें हम हिंदी की उपभाषा कहते हैं, वो निकलती हैं और फिर उन्हीं उपभाषाओं से हमारे आधुनिक भाषा की जो विभिन्न बोलियां हैं, जो विभिन्न प्रांतों में बोली जाती हैं, वो मतलब निकलती हैं, उनका मार्ग प्रशस्त होता है, निश्चित होती हैं। तो हम देखें कि ये जो हमारी उपभाषाएं हैं, तो इनके बारे में अगर हम चर्चा कर लें और उसके बाद उसकी बोलियों और हिंदी भाषा भाषी जो क्षेत्र है वो भारत में किन किन प्रदेशों में है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम इन उपभाषाओं की अगर बात करें तो शौरसेनी अपभ्रंश से हम देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ये जो है उपभाषाएं जो है हमारे साहित्य में देखने को मिलती हैं। और दूसरी हम पैसाची अपभ्रंश की बात करें तो पैसाची अपभ्रंश में लहंदा और पंजाबी, ये 2 उपभाषाएं देखने को मिलती हैं, वहीं से निसृत होती हैं। लहंदा पंजाब के पश्चिमी प्रांत में बोली जाने वाली एक पंजाबी का ही एक रूप है, तो वो भी हमें उपभाषा के रूप में देखे, जो कि पंजाबी और लहंदा दोनों को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। और ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण से सिंधी, वो भी पंजाब क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहां से सिंधी जो उपभाषा निकलती है। फिर बाद में उसकी कई सारी बोलियां भी हैं। फिर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, तो हमने बात की ना कि महाराष्ट्रीय अपभ्रंश थी, वहां से हमारी मराठी उपभाषा जो है, उपभाषा समूह देखने को मिलता है। उसके बाद मागधी और अर्धमागधी आते हैं। मागधी में हम देखते हैं कि बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, जो ये पूर्व का क्षेत्र है, उसकी वहाँ की जितनी भी भाषाएं हैं वो हमारी किस समूह में आती हैं, वो हमारी मागधी उपभाषा समूह में आती हैं। तो कौन कौन सी हो गई हमारी, एक तो हो गई बंगला, एक हो गई उड़िया, एक हो गई असमिया और एक हो गई बिहारी। तो इन्हीं में से ये सब जो है भाषाएं, ये इन्हीं अपभ्रंशों से निकली हुई हैं। और उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश है, जिसमें से कि पूर्वी हिंदी, जो पूर्वी भारत की, जो उत्तर भारत की भाषा है लगभग, अभी जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिस उपभाषा के अंतर्गत अवधी बोलियां वगैरह आती हैं, वो बोली जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली, वो उपभाषा जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से निश्रित हुई। तो इस तरह से हमने देखा कि प्राकृत जो थी, जो 6 प्राकृत थी, उनसे 6 अपभ्रंशों का विकास होता है और उन्हीं 6 अपभ्रंशों से हमारी कई सारी उपभाषाओं का जन्म होता है। और फिर उन्हीं में से कुछ उपभाषाओं से, जो कि हिंदी भाषा भाषी प्रदेश की बोलियां हैं, वो निश्रित होती हैं। तो हमने देख लिया कि हमारी कौन कौन सी उपभाषाएं हैं। अब हम ये देखेंगे हिंदी भाषा का जो भाषा भाषी क्षेत्र है, उनमें कौन कौन सी अपभ्रंश हैं जिनसे कि
उपभाषाओं और बोलियों का विकास हुआ है। तो हम अगर इस पर हम गौर करें तो शौरसेनी अर्ध मागधी और मागधी रूप जो अपभ्रंश का है उन्हीं से निकली हुई उपभाषाएं और बोलियां आज के हिंदी के जो है अर्थ में ली जाती हैं, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र की बोलियों के रूप में प्रयुक्त होती हैं। कौन कौन सी? शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। तो हम देखें कि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक है। तो हम देखते हैं कि हिंदी भाषा भाषी जो क्षेत्र है वो अगर हम उत्तर में बात करें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कोई छूट तो नहीं गया, मध्य प्रदेश और बिहार, हाँ बिहार की बात हमने कर ली, हाँ राजस्थान और हरियाणा, ये सारे प्रदेशों में जो है इन सारे प्रदेशों के क्षेत्रों को हम हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के रूप में गिनते हैं। फिर से एक बार बात करें, अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर से हम अगर प्रारंभ करें तो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हमारा पंजाब का कुछ भाग, उसके बाद हरियाणा, राजस्थान, उसके बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली का भी कुछ क्षेत्र, और उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे इनके जो क्षेत्र हैं इनको हम हिंदी भाषा भाषी प्रदेश के रूप में जानते हैं, जो कि हमारे पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 40 से 42% है। मतलब ये 40 से 42% क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ के लोग हिंदी भाषा का प्रयोग बहुतायत मात्रा में लिखने, पढ़ने, बोलने में करते हैं। तो इस तरह से ये जो क्षेत्र हमारा हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और हमने बात की कि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र की कौन कौन से अपभ्रंशों से हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र की उपभाषाएं निश्रित हैं। तो हमने देखा कि शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश है। तो इससे निकली हुई जो उपभाषाएं और बोलियां हैं, अगर हम उन पर ध्यान केंद्रित करें तो हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं और 10 बोलियां आती हैं, जो कि हिंदी भाषा भाषी प्रदेश की बोलियों के रूप में जानी जाती हैं। तो हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पश्चिमी हिंदी, जो कि शौरसेनी अपभ्रंश से निश्रित है, और उसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उसमें ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेलखंडी और हरियाणवी, ये भाषाएं जो है ये पश्चिमी हिंदी से निश्रित है। खड़ी बोली जिसे हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेलखंडी और हरियाणवी, ये भाषाएं पश्चिमी हिंदी, ये बोलियां पश्चिमी हिंदी उपभाषा से समूह से निकली हुई हैं। हम उनको इस समूह में रख करके उनका अध्ययन करते हैं, भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम उनका अध्ययन करते हैं। अगर हम दूसरी उपभाषा की बात करें तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, उसके बाद पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आती हैं, जो कि हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों में, और बघेलखंड का जो क्षेत्र है जिसमें रीवा, सतना, इधर के जिले आते हैं, वहां पर बघेली, जो कि अवधी का ही एक रूप है, कुछ भिन्न विशेषताओं के साथ जो अवधी का ही एक रूप है, वो बघेलखंड और रीवा, सतना इधर के क्षेत्रों में बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ी, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बोली जाती है, वो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम बिहारी हिंदी की बात करते हैं। बिहारी हिंदी एक अन्य उपभाषा है जिसके अंदर हम मैथिली, मगही और भोजपुरी को देखते हैं। इनमें जो साहित्य लिखा गया इसकी ये जो बोलियां हैं ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कि भोजपुरी ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि वो सिनेमा की भाषा है।
तो इसलिए ज़्यादा प्रचलन में होने के कारण हम देखते हैं कि भोजपुरी से हम ज़्यादा परिचित होते हैं। भोजपुरी हमारी हिंदी के खड़िया खड़ी बोली के या के ज़्यादा नज़दीक होने के कारण हम उसे ज़्यादा समझ पाते हैं। तो हमने पश्चिमी हिंदी की बात कर ली, पूर्वी हिंदी की बात कर ली, बिहारी हिंदी की बात कर ली। अब हम बात करेंगे राजस्थानी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। ये 4 बोलियां जो है वो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत ये 4 बोलियां आती हैं। इसके बाद हम पहाड़ी हिंदी की बात करें तो पहाड़ी हिंदी में पश्चिमी पहाड़ी और कुमाऊनी तथा गढ़वाली, ये पहाड़ पर बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, उत्तराखंड क्षेत्र की जो भाषाएं हैं, ये भी हमारी हिंदी के ही अंतर्गत, हिंदी की ही बोलियां हैं जो कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और अगली हम बात करें, हाँ, तो ये पांचों हो गया हमारा। हमने पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी की पहले ही बात कर ली। उसके बाद हमने राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी की बात कर ली। तो इस तरह से हमने देखा कि 5 उपभाषाओं से 10 बोलियां हैं जो निकलती हैं। तो इन समस्त 10 बोलियों, 5 उपभाषाओं से जो घिरा हुआ जो हमारा हिंदी बोला जाने वाला प्रदेश है, उसे ही हम हिंदी भाषा भाषी प्रदेश के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हिंदी का विकास, उद्भव और आज की हिंदी की बात करें तो हम ऐसे अगर व्यापक रूप से, अब हम अगर बात करें कि व्यापक रूप से हिंदी क्या है, तो व्यापक रूप से ये 5 उपभाषाएं और 10 बोलियां, ये सभी हिंदी के रूप हैं। और इन्हीं सभी को हिंदी से, इन सभी जब हिंदी की बात की जाए तो इन सब का समावेश उसके अंतर्गत आता है। ये क्या है? ये व्यापक रूप में हिंदी का अर्थ है। परंतु आज के हम जिस प्रचलित रूप में हम हिंदी को प्रयोग करते हैं, या जो साहित्य की भाषा के रूप में जिस हम हिंदी को जानते हैं, वो अगर हम उसकी बात करें तो वो खड़ी बोली हिंदी है, जो कि आज साहित्य की भाषा है, सिनेमा की भाषा है, और जिसको ही हम हिंदी के रूप में जानते हैं, हिंदी के रूप में पहचानते हैं। अगर हम किसी से भी कहेंगे कि हम हिंदी भाषा समझते हैं या बोलते हैं, तो उसका यही मतलब लिया जाता है कि हिंदी अर्थात खड़ी बोली। लेकिन वास्तविकता में हिंदी का अर्थ इतना संकुचित नहीं है। हिंदी की जब हम बात करते हैं तो उसमें भोजपुरी भी आ जाए, उसमें वो सारी क्षेत्रीय भाषाएं आती हैं जो हिंदी की पहचान को बनाती हैं। ये सारी बोलियां उसमें आ जाती हैं, अवधी आ जाती है, ब्रज भाषा आती है, हरियाणवी आती है, बुंदेली आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सारी भाषाएं उस हिंदी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और इसीलिए हिंदी बहुत ही व्यापक है, और हिंदी का प्रयोग केवल खड़ी बोली के अर्थ तक प्रयोग करना एक उसको संकुचित करना है। परंतु चूंकि साहित्य में आज खड़ी बोली, क्योंकि समय समय पर अलग अलग भाषाएं साहित्य की भाषा रही हैं, केंद्र की भाषा रही हैं। हमने देखा है कि अवधी में अपार साहित्य मिलता है, अवधी में पूरा जो प्रेम मार्गी शाखा है, भक्ति काल की जो प्रेम मार्गी शाखा है, जिसे हम सूफी काव्य के नाम से जानते हैं, हम देखते हैं कि वो पूरा साहित्य ही अवधी, तो उस समय अवधी केंद्र की भाषा थी, तो उस समय अवधी साहित्य की भाषा थी। ऐसे ही हम देखते हैं कि पूरा रीतिकाल और भक्ति काल का पूरा कृष्ण काव्य परंपरा और राम काव्य परंपरा में भी बहुत कुछ, और पूरा का पूरा रीतिकाल और आधुनिक काल के भी बहुत सारे कवियों ने बहुत लंबे समय तक ब्रज भाषा में साहित्य की रचना हुई, और साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रतिष्ठित रही। और वैसे ही जब आधुनिक काल में अंग्रेजों की भाषा नीति के फलस्वरूप, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के फलस्वरूप, हम देखते हैं कि खड़ी बोली जो है हिंदी भाषा और साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होती है। वह तब से लेकर के आज तक
खड़ी बोली हिंदी ही साहित्य और हिंदी के पहचान के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। तो ये इसकी जो यात्रा है वो हम देखते हैं कि प्राचीन आर्य भाषा से होते हुए आज आधुनिक आर्य भाषा और इन विभिन्न उपभाषाओं और बोलियों से होते हुए खड़ी बोली हिंदी के साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित होने तक है। तो ये पूरी हिंदी की विकास यात्रा है जिसे कि हम जाने, ताकि हमें समझ में आए कि जब हम हिंदी बात कह रहे हैं, जब हिंदी शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उस हिंदी का मतलब क्या है, उस हिंदी को किस रूप में हम लें। अगर हम कहें कि हम अगर हिंदी के व्यापक अर्थ की बात करें तो हमें पता हो कि हिंदी का व्यापक अर्थ क्या होता है, और अगर हम कहें कि हिंदी के प्रचलित अर्थ की बात करें तो उसका भी मतलब हमें पता हो कि हम साहित्यिक भाषा की बात कर रहे हैं, हम खड़ी बोली हिंदी की बात कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये हिंदी भाषा के पूरे विकास की जो प्रक्रिया है वो चरण दर चरण कैसे आगे गुजरी है और आज जिस रूप में है वहाँ तक पहुँचने में, उस यात्रा को तय करने में कितना समय लगा और कितना लंबा सफ़र तय करना पड़ा, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अब हमने साहित्य जान लिया, हमने हिंदी को समझ लिया, हिंदी भाषा को समझ लिया, तो अब जा कर के हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होता है। और अगली क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन, उसके नामकरण, काल विभाजन की क्या 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 आधार होना चाहिए, नामकरण करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, किन किन चीज़ों को आधार बना करके हम नामकरण करते हैं, इन सारी बातों पर हम डिटेल में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये कक्षाएं पसंद आई होंगी, और अगर आपको ये कक्षाएं पसंद आती हैं तो आप देखते रहिए। और बस आप लोगों से आप अपने विवेक के अनुसार जो है अपनी मेरी कक्षाओं के बारे में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार।